तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भी ट्रस्ट का दूसरा लेक्चर हम लोग, ठीक है। और ट्रस्ट के दूसरे लेक्चर में हम लोगों को पहले आना चाहिए मूवमेंट निकालना। क्या आना चाहिए? मूवमेंट निकालना। और मूवमेंट कैसे निकलता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सब मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलिए, मूवमेंट का ऐसे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि सपोज कर लेते हैं ये एक रॉड है और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है और ये जो फोर्स है ये 10 किलो न्यूटन है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर एक पिन के द्वारा यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे मैंने मार्कर को ऐसे रोक लिया, सपोज मार्कर को ऐसे रोक लिया इस जगह पर और यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये ऐसे ऊपर टर्न हो सकता है ना, ऐसे टर्न हो सकता है। तो वही चीज़ हो रही है कि ये जो रॉड है यहाँ से लेकर के ए बी, ये इस पॉइंट के अबाउट जब फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे टर्न हो सकती है, ऊपर या नीचे ऐसे टर्न हो सकती है। ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना फोर्स का, इसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट कैसे बोलते हैं? टर्निंग मूवमेंट ऑफ द फोर्स। लेकिन उसका कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, 10th 11th 12th में खूब यूज़ किया है, अब बीटेक में भी यूज़ करेंगे। देखिए तो मूवमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि हम ए पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन देख रहे हैं, इसका घुमाव देख रहे हैं ए पॉइंट के अबाउट, तो इसलिए इसको लिखेंगे एम ए। तो फोर्स कितना है? 10 किलो न्यूटन और डिस्टेंस कितनी है ए से उसकी? 5 मीटर। 10 इंटू 5 मीटर यानी कितना हो गया? 50। और किलो न्यूटन इंटू मीटर को कैसे लिख देंगे? किलो न्यूटन मीटर ऐसे लिख देंगे। लेकिन इसका टर्निंग इफेक्ट किस डायरेक्शन में है उसको भी समझते हैं। तो जैसे यहाँ से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। फिर से देखिए ऐसे घूम रहा है, यानी कि कुछ ऐसे घूम रहा है। ये डायरेक्शन अगर हम लोग घड़ी की सुई से इसको कंपेयर करेंगे तो घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में ऐसे चलती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज। तो अगर ये वाला रोटेशन देखोगे तो ये इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट में हमेशा हम लोग ये जरूर देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखिए, सपोज करते हैं मैंने एक फोर्स इस पर और लगा लिया, यहां पर लगा लिया एक फोर्स और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 3 किलो न्यूटन और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से वो मैंने कर दी 2 मीटर। तो अब हमें दोनों फोर्स का मूवमेंट निकालना होगा और मूवमेंट कहाँ निकालना है? हम लोग ए पर ही निकाल रहे हैं। अब हमें दोनों फोर्स का मूवमेंट निकालना होगा। तो अगर 3 का निकालेंगे तो अब बाकी सबसे कोई मतलब नहीं, 10 किलो न्यूटन या 5 मीटर से, बस 3 का इफेक्ट देखिए कि अगर ये 3 लग रहा है ऊपर से तो ये ऐसे लेके जाएगा और वो जो टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? फोर्स इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वो भी इसके आगे मैं लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2। लेकिन 3 इंटू 2 तो ये हुआ, लेकिन जो है इसका इफेक्ट किधर है? क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बताइए जल्दी से, इसका इफेक्ट कैसा है? ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को मेरी आवाज अगर सही आ रही है, वीडियो सही आ रहा है तो एक बार चैट में जरा यस लिख दीजिए। जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो चैट में जरा यस लिख दीजिए। चलिए ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बस करिए, मैं समझ गया। एक आध बच्चे के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो थोड़ी देर में सही हो जाएगा, उन्हीं के एंड से प्रॉब्लम है वो। चलिए आगे देखिए। तो ये वाला रोटेशन कैसा होगा बच्चों? क्लॉकवाइज होगा। ये घड़ी की सुई की तरह जा रहा है ना ये, तो ये हो गया ऐसा। अच्छा, कभी भी रोटेशन में ये मत देखना कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। रोटेशन में ऊपर नीचे नहीं देखा जाता है, रोटेशन में हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। और फोर्स में हमेशा ऊपर और नीचे देखा जाता है कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ऐसा करते थे ना हम लोग। लेकिन मूवमेंट में ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। चलिए, तो अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो जो मैंने 3 इंटू 2 लिखा है वो क्या है बच्चों? वो क्लॉकवाइज है। तो अगर ऐसा है तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ, ये वाला क्या है? क्लॉकवाइज। तो अब तुम किसी एक को पॉजिटिव ले लो और किसी एक को नेगेटिव ले लो, जो तुम्हारा मन करे। चलो अगर मैं इसको प्लस ले लेता हूँ तो इसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि दोनों रिवर्स हैं। तो ये हो गया प्लस का 50 और ये हो गया माइनस का 6। तो कितना बचा हमारे पास? प्लस का 44 किलो न्यूटन मीटर।
और प्लस का मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस में आए ना, लास्ट में एक ऐसा एरो बना देंगे तो हमें टोटल मूवमेंट काउंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब मेरी बात सुनो। मूवमेंट में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला फोर्स, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा वो डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अभी हमने फोर्स और डिस्टेंस निकाला और मल्टीप्लाई कर दी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले की हमने बात ही नहीं करी। तो चलो करते हैं वो परपेंडिकुलर वाली जो बात है वो क्या है। तो उसका मतलब सीधा सा ये है, उस परपेंडिकुलर वाली बात का सीधा मतलब ये है कि सपोज ये पॉइंट ए है और ये फोर्स F है और ये दूरी x है, तो जो डिस्टेंस वाली लाइन है और जो फोर्स वाली लाइन है, इनको अगर हम लोग आगे पीछे बढ़ाए, फोर्स की लाइन को हमेशा आगे पीछे बढ़ा लो ऐसे, तो ये एंगल कितना बन रहा है, क्या ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर 90 बन रहा है तो हम F × x कर सकते हैं। और देखो एक और डायग्राम देखो, अगर मान लेते हैं ऐसे फोर्स लग रहा है, सॉरी चलो ये भी मिटा देते हैं। अगर मान लेते हैं ऐसे फोर्स लग रहा है F और ये डिस्टेंस x है और मैंने कहा मूवमेंट निकालो, तो तुम कहोगे सर वो फोर्स तो हवा में है, उसका मूवमेंट हम कैसे निकाल दें? तो तुम क्या करोगे, उस फोर्स को पीछे भी बढ़ा सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो। अब F × x हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि फोर्स वाली लाइन और डिस्टेंस वाली लाइन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो यहां पे भी F × x हो जाएगा। और देखो एक केस इसमें, ये A है और फोर्स जो है कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है फोर्स, ठीक। तो आप क्या करोगे, फोर्स को, और ये डिस्टेंस पूरी x है, सपोज फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ा दिया मैंने। अब क्या लग रहा है तुम्हें, क्या ये वाली लाइन जो डिस्टेंस वाली लाइन थी और जो फोर्स वाली लाइन है, इनके बीच में एंगल 90 है? नहीं है, 90 नहीं है। तो यहां F × x मत कर देना। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। अभी हमारे पास ऐसे ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम ये मूवमेंट सीख क्यों रहे हैं, ट्रस में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम लोग ये मूवमेंट सीख रहे हैं। अभी कोई बच्चा कुछ नोट ना करे, अभी सुनते रहिए बस आप लोग। चलो बच्चों, अब तुम लोगों को मैं ना ट्रस से रिलेटेड, एक्चुअली फोर्स तो ट्रस में दिया रहता है, कई बार आपको ना डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम होगी, आप डिस्टेंस नहीं नाप पाओगे। तो मैंने उसके लिए कुछ अपनी ट्रिक्स डेवलप कर रखी हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, उनको यूज़ करेंगे आप लोग, तो आपका कभी भी मूवमेंट के लिए जो डिस्टेंस है वो कभी गलत आप नहीं नापेंगे, हमेशा सही नापेंगे। चलिए चेक करते हैं। देखो, अगर 3 डायग्राम बनाऊंगा, इन 3 से अलावा तुम्हें कोई डायग्राम मिलेगा भी नहीं। अगर बेस के दोनों कोण बराबर हैं, अगर बेस के दोनों कोण बराबर हैं, ध्यान देना, तो शीर्ष से वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इक्वल इक्वल इसको बांट देगा। बांट देगा कि नहीं बांट देगा? यानी जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस भी होगी। मान लेते हैं ये पूरा बेस जो है वो b है सपोज, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, b/2, और ये वाली भी कितनी हो जाएगी, b/2, ठीक है। तुम्हें कभी कभी इस हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो ये हाइट कैसे निकलेगी, देखो इसमें tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/b/2, तो h बराबर कितना आ गया, b/2 tan थीटा। तो ये जो h है, इस h की वैल्यू कितनी हो गई, b/2 tan थीटा। तुम्हें 2 ही चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो इसके आधे वाले बेस की जरूरत पड़ेगी जो मैंने b/2 लिखा है, या इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, वो b/2 tan थीटा होता है। ये याद कर लो, मैंने निकालना भी सिखाया अभी, तुम्हें निकालना नहीं है हर सवाल में, इसको एकदम फिट कर लो अपने माइंड में। अगर बेस के दोनों कोण बराबर है तब ऐसा होगा, बेस के दोनों एंगल बराबर है तब ऐसा होगा। ये पहला डायग्राम है हमारा। दूसरा डायग्राम देखो जरा, अगर बहुत ध्यान से देखना,
अभी बेस के दोनों कोण बराबर नहीं है, ये θ1 है और ये θ2 है, लेकिन ऊपर का जो एंगल है वो 90 है। अब यहां ये याद रखना, ऊपर का एंगल कितना है 90। हमें हर सवाल में जो बच्चों जरूरत पड़ेगी ना, वो जरूरत पड़ती है इन डिस्टेंस की। जैसे इसको अगर मैं यहां मिला दूं तो मुझे एक तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए और फिर इधर वाली डिस्टेंस भी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है अलग अलग, और हाइट चाहिए होती है। देखो यहाँ पे भी मैंने ये डिस्टेंस b/2 और ये वाली हाइट बताई है। इसमें भी मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और इसकी हाइट चाहिए। तो ध्यान देना, बड़ा आसान है। तो ये वाली जो डिस्टेंस, अगर पूरे को मैं b मान लूँ, पूरे को मैं मान लेता हूँ b, तो ये जो पहली ब्लू वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये होती है b cos θ1 cos θ1। θ1 की साइड कौन सी होगी? b cos θ1 cos θ1। और θ2 की साइड कौन सी होगी? ये वाली दूरी अगर हम लोग देखें तो ये वाली दूरी होगी b cos θ2 cos θ2। दो बार है, आप स्क्वायर भी कर सकते हो। इसकी अगर हाइट चाहिए आपको, तो हाइट इसकी होती है b cos θ1 sin θ1, या इसी की हाइट को हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यहां का एंगल अगर θ2 कर दें तो b cos θ2 sin θ2। ये दिमाग में फिट रखोगे ना तो इसकी सवाल बहुत छोटे हो जाएंगे। बच्चों जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए जरा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। हो गया ऑफ, ठीक है। जल्दी से ये दोनों डायग्राम अब आप लोग बना लीजिए। चलिए एक और है अभी हमारे पास तीसरा डायग्राम, उसको भी चेक कर लेते हैं जरा हम लोग। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक, और ये वाली साइड मान लेते हैं x है। सपोज जो उसका हाइपोटेन्यूज है, यानी कि कर्ण जो है वो x है, मैंने ये मान लिया। तो ये वाली दूरी कितनी होती है बच्चों? कंपोनेंट कर लो, इधर वाला थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस होगा। तो ये दूरी होती है बच्चों x cos थीटा, और ये वाली दूरी होती है x sin थीटा। ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है, इस टाइप से अगर बना हुआ है तो इसमें ऐसा होता है। ये तीन डायग्राम की दूरियां अगर तुम्हारे दिमाग में फिट हो गई तो ट्रस्ट का कोई भी सवाल में तुम्हें ये डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट करो जल्दी से तीनों। देखते हैं जरा जो मैंने अभी आपको सिखाया उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। चलो मैंने तुम्हें एक ट्राइंगल दे दिया, इसमें ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल भी 40 है, ठीक। इसका जो टोटल बेस है वो 10 है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर गिराया, तो मुझे बताओ ये P है, ये Q है, ये R है और ये वाला पॉइंट S है। चलो मुझे बताओ PS कितना होगा, जल्दी बताओ। PS क्या पूछा है देखा करो। 5 होगा, 5 होगा, क्योंकि अगर आधार के बेस के दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये जो होता है वो आधे में कट होता है, यानी ये भी 5 होगा और इधर वाला भी 5 होगा। चलो इसकी हाइट बताओ, QS हाइट कितनी होगी? 5 10 40, क्योंकि b/2 tan थीटा था ना, b/2, b मतलब बेस, b मतलब ये बेस। तो 5 10 40, यहाँ 10 40 की वैल्यू से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। चलो इस ट्राइंगल में तो तुम लोग सीख गए। एक और बनाते हैं। चलो ये है, ये एंगल 90 है, ये पूरा जो है वो 10 है, इधर वाला एंगल 60 है, इधर वाला एंगल 30 है, ठीक है। फिर हमने वर्टेक्स से ऐसी परपेंडिकुलर गिराया। क्या इसमें ये आधे आधे में गिरता है? क्या आधे आधे में काटता है इसको? बताइए। नहीं, आधे आधे में नहीं कट करता है ये, ठीक है। तो मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए जिसको मैंने लिख दिया x1, फिर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए x2 और इसकी हाइट चाहिए जिसको मैंने लिख दिया h। चलिए बताइए x1 कितना होगा, बोलिए।
x1 कितना होगा जल्दी बताइए, आंसर कीजिए। हाँ, उसको लिख देंगे 10, x1 60 के साइड है ना, तो b cos थीटा 1 cos थीटा 1 यानी 10 cos 60 cos 60, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह x2 कितना होगा, वो 30 डिग्री के साइड है ना, तो 10 cos 30 cos 30। और हाइट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया तुमको, इसकी हाइट कितनी होगी, अगर थीटा 1 से निकाले, थीटा 1 मैंने ये वाला एंगल है, इसको मैं थीटा 1 कहता हूं जो लेफ्ट साइड होता है, तो ये हो जाएगा 10 cos 60 sin 60, इसमें cos और sin दोनों आ जाता है। तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दूरियों की जरूरत अभी हम लोग को मूवमेंट में पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, चलो एक और जो तीसरा वाला डायग्राम मैंने बताया था, अगर उसके हिसाब से हम लोग देखें और मान लेते हैं ये 10 है और ये 30 है, तो चलो ये दूरी कितनी होगी बताइए जल्दी, डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस बताइए। हाँ, 10 cos 30 होगी, और ये वाली कितनी होगी, 10 sin 30। और ये सारी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब फिर सवालों में इसका क्या यूज है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो बच्चों टाइप ऑफ सपोर्ट भी हम लोग जान लें, क्योंकि ट्रस के सवाल करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी जानने जरूरी हैं। बस हम लोग ट्रस के सवालों की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो 3 तरह के सपोर्ट होते हैं। पहला सपोर्ट होता है रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो इसको समझ लीजिए क्या होता है, ये जैसे ये कोई ट्रस है, इस तरह से ये कोई ट्रस है सपोज ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एक ट्रस मैंने बना दिया, रफ डायग्राम है। तो ये हवा में तो होगा नहीं, कुछ सपोर्ट नीचे लगा होगा, तो रोलर सपोर्ट ऐसे बना होता है। ये जमीन है, जमीन पे पहिया जैसे बना हुआ है, या ऐसे भी बना हो सकता है, डायरेक्ट रोलर भी बना हो सकता है, डायरेक्ट रोलर भी बना हो सकता है। ठीक है, ये रोलर वही है जो आप लोग ने देखा होगा, जो चेयर के नीचे पहिए लगे रहते हैं, वही वाला रोलर है ये। तो जब आप चेयर पर बैठते हो तो नीचे से रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी, ऊपर आएगी, तो वही चीज है। तो रोलर पर एक रिएक्शन आती है, ऐसे आ जाएगी हर रोलर पर, जैसे इस रोलर पर एक और यहां पर भी एक। यहां कोई डाउट किसी को? तो रोलर सपोर्ट में 1 रिएक्शन। ठीक, अगला सपोर्ट हमारा होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, इसको समझिए जरा, हिंज सपोर्ट क्या होता है। तो हिंज सपोर्ट में क्या होगा, यहां बस पहिए नहीं लगे होंगे, यहां पे ऐसा डायग्राम बना होगा, रोलर नहीं लगा होगा। इसका मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो। इसका मतलब ये होता है जैसे इस जगह पर ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे है ये, इस जगह पर आपने केवल इसको पकड़ रखा है, और पकड़ रखा है नहीं, ये पूरा सिस्टम ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है केवल, इसका मतलब ये होता है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैंने इसको इस साइड से पकड़ लिया, अब ये ऐसे रोटेट कर सकता है। तो इस टाइप का जो ज्वाइंट होगा, सॉरी इस टाइप का जो सपोर्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं हिंज सपोर्ट। अब इसमें रिएक्शन कितनी आएंगी, तो सभी लोग एक काम करिए, अपने पेन को बिल्कुल ऐसे पकड़ लीजिए जैसे मैंने पकड़ रखा है। सभी लोग, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स भी और जो लाइव जुड़े हुए हैं जूम पर, वो लोग भी पकड़ लिया। चलिए, अब बस इतना टाइट पकड़िएगा कि ऐसे तो घूम सके, लेकिन अगर आप इसे ऐसे फोर्स लगा के खींचो, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, तो ये ना खींच पाओ। जैसे मैं लगा रहा हूं फोर्स, लेकिन मैं इसको इस डायरेक्शन में नहीं खींच पा रहा, तो अगर मैं इधर मोशन नहीं करा पा रहा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन है ना। फोर्स के अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन आ गई। इसी तरह ऊपर से फोर्स लगाओ इस पर, तो जब आप ऊपर से लगा रहे हो, ये हिलना नहीं चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। तो अगर आप वर्टिकल फोर्स लगा रहे हो तो नीचे से एक वर्टिकल रिएक्शन। तो हिंज पर 2 रिएक्शन आती हैं, क्योंकि 2 डायरेक्शन में मोशन का रिस्ट्रिक्शन है, ना तो वो एक्स में चल सकता है और ना ये पूरा पूरा वाई में जा सकता है निकल करके, ना तो ये निकल के एक्स में चल सकता है, ना ये निकल के वाई में जा सकता है। तो जिन डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा उन डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। ठीक, तो हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है बच्चों, ऐसे बना होगा हिंज सपोर्ट, इस पर 2 रिएक्शन होती हैं। एक होती है वर्टिकल रिएक्शन और एक होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। वर्टिकल को आर वी लिख दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल को आर एच। और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इधर भी हो सकती है, या मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूं, इधर भी हो सकती है।
वो किधर भी हो सकती है, वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये दूसरा सपोर्ट था। फिर एक तीसरा सपोर्ट और है बच्चों हमारे पास, उसका नाम होता है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट। तो हालांकि इस चैप्टर में हमें फिक्स सपोर्ट की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, मगर फिक्स का मतलब अब तुम ये समझ लो कि तुमने इसको इतना टाइटली फिक्स कर लिया है, सीमेंटेड कर दिया है साइड से, कि ना तो ये एक्स में चल रहा है, ना ये वाई में चल रहा है, और ना ये घूम पा रहा है, घूम भी नहीं पा रहा है। जैसे हिंज में घूम पा रहा था ना, अब ये घूम भी नहीं पा रहा है। तो तीन तरह के मोशन तुमने रोक दिए, एक्स में भी नहीं चल रहा, वाई में भी नहीं चल रहा, और रोटेट भी नहीं कर रहा। तीन तरह के मोशन रोक दिए, तो रिएक्शन कितनी आएंगी? तीन आएंगी। तो वो तीन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? वो तीन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? जैसे फिक्स सपोर्ट जो होगा ना, वो ऐसे बना होगा तुम्हारे सवालों में, इस तरह से ये बना होगा। तो इस पर तीन रिएक्शन आ जाएंगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH, एक वर्टिकल रिएक्शन RV, और क्योंकि रोटेट भी नहीं हो रहा है ये, जैसे फोर्स ये लगा रखा है हम लोगों ने F1 इधर F2, और ये रोटेट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट में क्या होगा, एक मूवमेंट की रिएक्शन भी आ जाएगी, जिसको मैंने MR का नाम दिया है। ठीक है, तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, अभी इसको तो हम और लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि रोलर पर एक रिएक्शन और हिंज सपोर्ट पे कितनी? दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक, इसको बना लो जल्दी से डायग्राम को, तीनों को। चलिए, तो अब इतना सब थ्योरी और मूवमेंट और सपोर्ट के बारे में सीखने के बाद अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ट्रस के सवालों में हमें बेसिकली करना क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे हम किसी चेयर पर बैठते हैं तो हम अपना लोड उसके जितने भी पैर हैं, पाए जिसको बोलते हैं, उसके जितने भी फीट हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं, और भी जितने भी उसमें मेंबर लगे होते हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं। और अगर लोड ज़्यादा लगा देते हैं तो कभी कभी चेयर टूट जाती है। इसका मतलब उनके जितने भी मेंबर हैं उस फ्रेम के, उसमें लोड ट्रांसफर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई इस टाइप का ट्रस है, सपोज ये मैंने बनाया, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 है, ये 30 है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट लगा है, यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 5 मीटर। ठीक, और इसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाले पॉइंट को A लिख लीजिए आप लोग। तो जो A वाला पॉइंट है उस पर एक फोर्स लगा हुआ है, उस फोर्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये फोर्स लगा हुआ है, ये लगा है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। पॉइंट क्या, ज्वाइंट कह लो। देखो, ट्रस को सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। दूसरे मेथड का नाम है मेथड ऑफ सेक्शन, और तीसरे मेथड का नाम है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है बच्चों? ग्राफिकल मेथड। जिसमें ग्राफिकल मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अभी वो मेथड ऑफ ज्वाइंट सबसे पहले सीखेंगे, फिर मेथड ऑफ सेक्शन भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन दोनों तरीकों से ही सवाल के आंसर सेम आने, तो किसी एक मेथड पे कमांड ज्यादा कर लीजिएगा, बाकी आना आपको सब चाहिए क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक, हम सिखाएंगे आपको सारे। मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ज्वाइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ज्वाइंट्स हम लोग देखेंगे। जैसे एक ज्वाइंट A है, एक ज्वाइंट B है, एक ज्वाइंट C है। अब इस पे करेंगे क्या वो मैं आपको सिखाता हूं, तो अब बहुत ध्यान से सीखिएगा। हम लोग जो करने जा रहे हैं बच्चों, अब मेथड ऑफ ज्वाइंट को अप्लाई करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ ज्वाइंट को अप्लाई करने जा रहे हैं। आप देखो, अगर यहां से फोर्स लग रहा है तो कुछ फोर्स इस मेंबर में जाएगा, कुछ फोर्स इस मेंबर में भी जाएगा। हमें यही फोर्स पता लगाना है कि किस मेंबर में कितना फोर्स जा रहा है। चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहला काम होगा, सपोर्ट बने हुए हैं, सबसे पहला काम होगा रिएक्शन निकालना। तो रिएक्शन निकालने के लिए पहले रिएक्शन बना लेते हैं। तो रोलर पर एक रिएक्शन आती है, तो यहां पर रिएक्शन का नाम मैं RB कर दे रहा हूं क्योंकि B पॉइंट है। हिंज पर दो रिएक्शन आती हैं, तो इसमें कर दे रहा हूं ये वाला RC वर्टिकल, और एक कर देता हूं RC हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हिंज पर दो रिएक्शन आती है। ये पॉइंट C है, हिंज पर आती है दो रिएक्शन। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर
नीचे लोड लग रहा है तो चलिए ये रिएक्शन ऊपर आ गई, ये रिएक्शन ऊपर आ गई, लेकिन ये रिएक्शन आपने कैसे बना ली? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस पूरे सवाल में क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, क्या कोई ऐसा फोर्स है जो एक्स में हो? बताइए जल्दी से इस पूरे सवाल में, अगर मैं अभी ये नहीं बनाता हूं तो। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं। ये तो डिस्टेंस है 5 मीटर जो हॉरिजॉन्टल लिखी है। फोर्स तो केवल एक लगा है 10 किलो न्यूटन, वो वर्टिकल है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में रिएक्शन आती है। तो वर्टिकल फोर्स लगाए ना, तो दोनों वर्टिकल रिएक्शन तो आ गई, रोलर पे वर्टिकल और हिंज पर वर्टिकल। लेकिन हिंज पे अभी मैंने बताया था 2 रिएक्शन आती है, तो चलो बना लेते हैं। मालूम नहीं है कि राइट साइड बनानी है कि लेफ्ट साइड, तो तुम किधर भी बना सकते हो। उसके बाद क्या करना, 1 मिनट बच्चों, जरा 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये वर्टिकल हो गई और ये वर्टिकल हो गई, क्योंकि वर्टिकल फोर्स लगा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इस सवाल में नहीं लगा हुआ है। तो एक्चुअली तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये वाली आनी ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखो। लेकिन तुम बना सकते हो क्योंकि हिंज पे 2 आती है, इसकी वैल्यू निकल के 0 आ जाएगी। अभी देख लेना। सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए 3 इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। पहली इक्वेशन होती है सिग्मा Fx0, दूसरी इक्वेशन होती है सिग्मा Fy0 और तीसरी इक्वेशन होती है सिग्मा M0। देखिएगा, अब सिग्मा M आ गया, मूवमेंट आ गया। अभी देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले सिग्मा Fx0 जो हम लोग ने पहले से भी बनाना सीख रखा है। तो सिग्मा Fx में क्या करते थे, x वाले फोर्स लिखते थे। तो यहां पर कोई x वाला फोर्स नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पर एक ये है और ये इधर जा रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे -RCH इज इक्वल टू 0, या RCH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आ गई, नहीं आ गई वैल्यू 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स सवाल में नहीं है। तो तुम चाहे उसको बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अगर बना लिया है तो वैल्यू निकाल लेंगे, 0 आ गई। सिग्मा Fy0 करते हैं। तो सिग्मा Fy में, तो y में एक RB जा रहा है प्लस एक RCV जा रहा है, ऊपर जा रहा है इसलिए ये भी प्लस, और ये माइनस का 10 नीचे आ रहा है तो उधर जाके मैंने प्लस का लिख दिया। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। अब सिग्मा M, तो मूवमेंट कोशिश करिएगा, वैसे तो आप मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करिएगा कि इस किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट ले लें। तो जब आप इस किनारे वाले पॉइंट पर मूवमेंट लोगे तो चलिए, RCV की डिस्टेंस कितनी है यहां से, बताइए जल्दी। इस पॉइंट से RCV इंटू 5, डिस्टेंस कितनी है 5, और ये किधर घुमाएगा, तो बस डिस्टेंस को, जिस पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हो ना उसको पकड़ लो ऐसे, जैसे मैंने कोनी रख दी, और यहां से RCV लग रहा है तो ऐसे घुमाएगा। तो घुमाओ, तुम्हें देखना पड़ेगा ऐसे। तो ये हो गया, घुमाओ इसका। उसके बाद ये 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन को आगे बढ़ाओ। अब ये डिस्टेंस चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें 90 डिग्री वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। हमेशा फोर्स को आगे पीछे बढ़ाइए। अच्छा, एक बात और बता देता हूं तुमको, भूल गया बताना, जल्दी से जवाब देना मेरी बात का। यहां पर लगा है 10 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। मूवमेंट बताओ ए पर कितना होगा, जल्दी बोलो। हाँ, 50 होगा, 10 इंटू 5 कर दिया। इसी 10 को मैं यहां कर लेता हूं और ये डिस्टेंस मैंने 3 कर दी। अब कितना मूवमेंट होगा, 10 इंटू 3 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं इसी 10 को यहीं पे कर लूं तो अब कितना मूवमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है जहां पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से जा रहा है जहां पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो वो मूवमेंट 0 हो जाता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर, अब हम लोग बी पे मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो एक आरबी यहीं से तो जा रहा है, तो आरबी का मूवमेंट कितना होगा, बोलिए, 0 होगा, क्योंकि आरबी यहीं से जा रहा है। इसी तरह तुम आरसीएच को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये भी बी से निकल जा रहा है, तो इसका भी मूवमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो कोई फोर्स या तो डायरेक्ट इसी पॉइंट से जा रहा हो, या आगे पीछे बढ़ाने पर भी अगर यहां से निकल जाए तो हम उसको, लेकिन सीधा सीधा आगे पीछे बढ़ाने पर, ये नहीं कि सर ये फोर्स है इसको घुमा उमा के ले आए और यहां से निकाल दिया, ऐसा नहीं। सीधा सीधा आगे पीछे बढ़ाने पर अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से निकल जाए तो उसका मूवमेंट भी 0 होता है। तो इसलिए इस सवाल में आरबी का मूवमेंट 0 होगा और आरसीएच का मूवमेंट 0 होगा। हमें मूवमेंट लेना होगा केवल आरसीवी का। अच्छा, इसका मूवमेंट क्यों ले रहे हैं, जब तुम आरसीवी को आगे पीछे बढ़ाओगे सीधा सीधा आगे पीछे या ऊपर नीचे, तो ये इस पॉइंट से थोड़ी पास हो रहा है,
बल्कि जब तुम इसको आगे पीछे बढ़ा रहे हो तो इसकी कुछ डिस्टेंस है, यहां से कितनी डिस्टेंस है 5, तो इसलिए मैंने आरसीवी को 5 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह 10 को मैं आगे पीछे बढ़ाऊंगा और देखूंगा क्या वो b से तो नहीं पास हो रहा है, या तो b से पास हो रहा होगा या b से कुछ दूरी से निकल जा रहा होगा, तो वो दूरी से मैं गुणा कर दूंगा। तो 10 इंटू ये वाली दूरी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं d, तो 10 इंटू बी डी। मुझे bd बताओ कितना होगा। वेरी गुड। तो bd की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, पूरा 5 था ना ये, तो bd की वैल्यू हो जाएगी 5 cos 60 किसकी वैल्यू, bd की वैल्यू है ना। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले जल्दी से। वन 1.25 आ रही है, bd की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 1.25। तो 10 इंटू 1.25। अब बस ये चेक करो ये किधर घुमाएगा, 10 इंटू 1.25 वाला किधर घुमाएगा, सोचो। देखो ये है ना 1.25, केवल सुन लो, केवल दूरी को देखो जिससे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 1.25, और बी पे ले रहे हैं मूवमेंट हम लोग, कहां पे ले रहे हैं, बी पर, किनारे वाले पॉइंट पर, बी पर। तो ये ऐसे मैंने रखा 1.25, ये ऊपर से 10 आएगा तो ऐसे ले जाएगा ना, है ना, तो ये ले जाएगा इस तरीके से। अब आप मुझे, और इज इक्वल टू 0, 0 क्यों किया, सिग्मा एफ एक्स को भी 0, सिग्मा एफ वाई को भी 0, सिग्मा एम को भी 0 करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, या ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वो क्लॉकवाइज, बताइए जल्दी से। पहला वाला क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैंने इसको ए लिख दिया, और ये क्लॉकवाइज है, इसको मैंने सी लिख दिया। तुम इसको क्या लोगे, प्लस, इसको ले लोगे माइनस, है ना। अब मैं तुम्हें एक और ट्रिक बताता हूं, तुम्हें घुमाओ भी नहीं सोचना पड़ेगा, रोटेशन आना चाहिए लेकिन सोचना नहीं पड़ेगा। हमेशा जब भी तुम किनारे वाले पॉइंट पर लोगे, जैसे मैंने इसको प्लस लिखा, इसको माइनस लिखा। अब मैं देखो एक ट्रिक से और निकालता हूं, यही मूवमेंट देखना। तो ऊपर वाला फोर्स क्या है हमारा, यहां पर अगर देखेंगे तो आरसी है, ये फोर्स ऊपर जा रहा है आरसीवी, तो आरसीवी इंटू 5, ठीक, माइनस 10 इंटू 1.25। देखो मैंने रोटेशन सोचा ही नहीं और सीधे सीधे प्लस माइनस लगा दिए। क्यों, कैसे, बड़ा आसान है। जो फोर्स ऊपर जा रहा है उसका मूवमेंट मैंने लिख दिया प्लस, जो फोर्स नीचे आ रहा है उसका मूवमेंट मैंने लिख दिया माइनस। जो फोर्स ऊपर जा रहा था ना ये, उसका मूवमेंट लिख दिया प्लस, और जो फोर्स नीचे आ रहा था उसका मूवमेंट लिख दिया मैंने माइनस। और यहां देखो इतना सब दिमाग लगाया था तो भी ये प्लस था और ये वाला माइनस था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, ये कब होगा, जब तुम किनारे वाले पॉइंट पे, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे मूवमेंट लोगे, तो ऊपर वाले फोर्स का मूवमेंट हमेशा प्लस होता है, नीचे वाले फोर्स का हमेशा माइनस होता है। याद रहेगा। अब तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो, तो यहां से जो है अब हम लोग इसको फिर 0 के बराबर करेंगे, और यहां से हम लोग आरसीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों। चलिए यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो आरसीवी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। चलिए बच्चों, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आरसीवी की वैल्यू आ रही है 2.5। इस आरसीवी को यहां रख दो तो हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो आरबी प्लस आरसीवी की वैल्यू कितनी, 2.5 बराबर कितना है 10, तो आरबी बराबर आ जाएगा 7.5। ये रिएक्शन आ गई, ठीक। ये रिएक्शन की वैल्यू भी आ गई 7.5, ये रिएक्शन की वैल्यू भी आ गई 2.5, और आरसीएच की वैल्यू तो 0 है, ये वो हम लोग ने पहले निकाल रखा है। अभी केवल रिएक्शन निकली, अभी भी सवाल नहीं हुआ है, इतना नोट कर लो पहले जल्दी से। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रस में रिएक्शन निकालना तक सीख चुके हैं। अभी आगे काम बाकी है मेथड ऑफ जॉइंट्स में, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग वो सीखेंगे। लेकिन रिएक्शन अगर गलत आ गई तो सवाल के नंबर वहीं 0 हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रिएक्शन पे हमें बहुत कायदे से मेहनत करनी है, सही से सीखना है, और इसी सवाल को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम लोग इसमें मेथड ऑफ जॉइंट्स अप्लाई करके डिफरेंट मेंबर में फोर्स निकालेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा इतना। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।